तो बेटा प्रोबेबिलिटी चैप्टर क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, इसको आसानी से समझेंगे। अच्छा, इसके क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट शायद बच्चे समझ नहीं पाते। तो आज हम उस कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होती है, प्रोबेबिलिटी होती है चांस। सिंपली अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी एक चांस होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है किसी भी एक्सपेरिमेंट की, किसी भी इवेंट की। ठीक, पॉसिबिलिटी या चांस ये हमारी बना देती है प्रोबेबिलिटी। जैसे अब कोई इवेंट होगी कि नहीं होगी, ठीक, कोई टीम आज मैच जीतेगी कि नहीं जीतेगी, तो टीम का मैच जीतना हाफ हाफ होता है। मैच जीत भी सकती है और नहीं भी जीत सकती है, ठीक है ना। इट विल रेन टुडे, आज पानी गिरेगा या नहीं गिरेगा, तो ये भी एक तरीके से प्रोबेबिलिटी होती है हाफ हाफ। यानी किसी भी इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हाफ हाफ होती है, ठीक है ना। मतलब सक्सेस कह लो या इसका फेलियर कह लो, उसकी दोनों की प्रोबेबिलिटी हमारी हाफ हाफ होंगी। तो अभी आपको एक सिंपल सी चीज़ समझ में आ गई कि साहब प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो आप बहुत उसको आसान से आप बता सकते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी एक चांस होती है, एक पॉसिबिलिटी होती है। अब इस प्रोबेबिलिटी में कुछ आपके पास टर्म आएंगे, कुछ क्या क्या टर्म आएंगे उनको पहले हम यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले तो एक टर्म आएगा एक्सपेरिमेंट का, ठीक, छोटे छोटे टर्म में समझिए। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि ये एक तरीके का ऑपरेशन होता है, एक मेथड होता है जिसमें हमको कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। नहीं बात समझ में आई? अरे भाई एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट एक तरीके से एक ऑपरेशन होता है, एक मैकेनिज़्म होती है जहाँ पे हमें कुछ आउटकम्स, कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंट। अब जैसे किसी कॉइन को हम अगर थ्रो कर रहे हैं, किसी को डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे ना। अब सपोज़ करो आप कॉइन को थ्रो कर रहे हो, तो कॉइन को थ्रो करने में आप एक तरीके से ऑपरेट कर रहे हो ना, इस तरीके से उसको ऑपरेशन नहीं कर रहे हो, एक तरीके से एक मेथड यूज़ करो उसको ऑपरेट करने के लिए। तो हमको कुछ ना कुछ या तो हेड मिल रहा है या आपको टेल मिल रहा है, ठीक है ना। अगर एक डाई की बात करेंगे तो उसमें हमें 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से चीज़ें मिलती हैं। तो ये हमारे पास मतलब इस तरीके से ये रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है साहब कि एक्सपेरिमेंट क्या है, तो आपको क्या बताना है, एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट एक तरीके का ऑपरेशन होता है जहाँ पे हमें कुछ रिजल्ट्स या कुछ आउटकम्स मिलते हैं, ठीक। अब एक्सपेरिमेंट में एक बात आ जाएगी, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में ही हम बात करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम का अगर आप सिंपली मीनिंग देखें कि रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, ये वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनको हम पहले से फोरकास्ट या जिनके रिजल्ट्स को हम पहले से फोरकास्ट नहीं कर पाते। नहीं बात समझ में आई? जैसे आपने एक सिक्के को उछाला, एक कॉइन को आपने थ्रो किया, तो क्या हम बता सकते हैं कि उसमें पहले हेड आएगा या टेल आएगा? शायद नहीं, क्योंकि इसका फोरकास्टिंग, इसकी प्रिडिक्शन हम नहीं कर पाते। तो ऐसी इवेंट्स या ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनका पहले से हम एक तरीके से फोरकास्टिंग या इस तरीके से हम नहीं बता पाते कि कौन सी इवेंट पहले आएगी, तो वो हमारे सारे होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको और अच्छे समझते हैं। सपोज़ करो क्लास में आप बैठे हैं, 40 या 40 अराउंड 60 बच्चे बैठे हैं आपकी क्लास में। अचानक ऑफिसर आता है और किसी एक बच्चे को रेंडमली वो पॉइंट आउट करता है कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले से तो दिमाग में लगा के आया नहीं था ऑफिसर कि नहीं हमें इसी बच्चे को उठाना है, ठीक है। उसने आया, उसने रेंडमली यानी अचानक से पूछ लिया, हाँ बताइए भाई इसका प्रोबेबिलिटी मीनिंग क्या होगी। तो हम समझ सकते हैं आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट भी समझ में आ गया, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे सैंपल स्पेस की। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों को सीखना है। तो अब सैंपल स्पेस क्या होता है इसको समझ लो। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक, किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको आप काउंट कर लो, यही हमारे बन जाते हैं सैंपल स्पेस। अभी बात क्लियर नहीं हुई? अच्छा आप ये बताओ कि अगर हमने एक डाई को थ्रो किया, तो डाई को थ्रो करने में क्या क्या आ सकता है? तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 5 6। अरे भाई यही तो आ सकते हैं, यही तो रिजल्ट्स बनेंगे।
1 2 3 4 5 6, तो ये सारे हमारे रिजल्ट्स क्या बना देते हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। अभी नहीं बात समझ में आई? अरे भाई ये तो हमारा डाई का केस हो गया। सपोज करो हम एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, तो उस कॉइन को थ्रो करने में हमको क्या मिलता है, हेड और हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, इसके अलावा तो हम समझ सकते कुछ मिलेगा नहीं। बात बताओ भाई। और जो देखो ना, ध्यान से देखो, ये सैंपल स्पेस आ गया कि नहीं आ गया। और जो ये सैंपल स्पेसेस होते हैं उनको ब्रेसेस में रखते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। जितने भी सैंपल स्पेस आएंगे उनको हम ब्रेसेस में रखेंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें कितने आपके सैंपल स्पेस हैं, डाई के केस में सैंपल स्पेस कितने, 6, और कॉइन में कितने होते हैं, 2। इतनी बात समझ में आ गई। चलो इसको थोड़ा सा, अच्छा ये सारी चीज़ें नोट भी करते हैं। चलो अगर नोट नहीं करोगे तो बेटा कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है पॉसिबल आउटकम्स, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ध्यान से देखो, अगर हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो कितने सैंपल स्पेस आते हैं, 6। अगर 2 डाई को थ्रो कर रहे हैं, 3 डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो फार्मूला हमारे पास आता है 6 पावर n। ये सैंपल स्पेस का फार्मूला है। अगर आप सिंगल डाई थ्रो कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 6 की पावर 1 लेना पड़ेगा, तो कितने हमारे सैंपल स्पेस आ गए, 6। अगर 2 डाई थ्रो कर रहे हैं एक साथ तो n की जगह आपको 2 लेना पड़ेगा, तो वो 36 बनेगा। ऐसे 6 की पावर 3 बनेगी, ऐसे 4 बनेगी, ठीक। तो ये फार्मूला हमारा 6 की पावर n किसके लिए वैलिड है, डाई के लिए। अब सेकंड जो हमारा आएगा वो कॉइन का केस लेते हैं, ठीक। तो कॉइन के लिए हमारा फार्मूला बनेगा 2 की पावर n। अगर सिंगल कॉइन है, एक बार उछालने एक सिक्के को, तो 2 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब n वेरी करते चलो। अब अगर यहाँ 2 करने जाए, अगर हम यहाँ पे 2 टाइम्स ले लें तो हमारे सैंपल स्पेस 4 हो गए। ऐसे ही आपके वेरी करते चले जाएंगे। तो ये फार्मूला हमारा आ गया 6 की पावर n, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, और ऐसे ही नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए कॉइन। अगर आपके कॉइन्स बढ़ते चले जाएंगे, एक्सपेरिमेंट बढ़ते जाएंगे, तो इस तरीके से सैंपल स्पेस भी बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारे हिसाब से ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो चली हैं। अब हम बात करेंगे इवेंट की। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत अच्छी से समझो इसको। इवेंट क्या होती है, तो इवेंट कुछ नहीं है भाई, ये इवेंट होती है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। आप सैंपल स्पेस ले लें, उसका सबसेट निकाल लें, वो बन जाती है इवेंट। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सबसेट, शायद थोड़ा सा इसको सुन के आप हो गए अपसेट, शायद हमें ऐसा लग रहा, क्योंकि सबसेट कुछ बच्चों को शायद नहीं क्लियर होगा। चलो हम इसको क्लियर करते हैं, सबसेट क्या होता है। देखो सबसेट के लिए क्या करते हैं, सपोज करते हैं आपके स्कूल में 5000 स्टूडेंट्स हैं, इतने बच्चे इनरोल्ड हुए हैं, 5000 बच्चे जो हैं इनरोल्ड हुए, और आपकी क्लास में यानी 10th क्लास में सपोज करो बच्चे आपके हैं 150। तो क्या 150 बच्चे इन 5000 स्टूडेंट्स के हिस्से नहीं हैं? क्या 150 बच्चे इन एनरोलमेंट का हिस्सा नहीं है? अरे क्यों नहीं है भाई, 150 बच्चे भी तो 5000 से तो निकले हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, यानी ये इसके सबसेट होंगे, यानी 150 इज़ द सबसेट ऑफ 5000, या क्लास 10th इज़ द सबसेट ऑफ 5000 इन ए स्कूल, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारी बात हुई सबसेट की। और अच्छे समझते हैं इसको सबसेट को ही, तो हमने एक हल्का सा एग्जांपल लिया। जैसे आपने एक पासे को लिया, उसको आपने फेंका, तो हमने भी आपको बताया था सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये तो हमारे बनते हैं सैंपल स्पेस। और हम चाहते हैं कि नंबर यानी डिजिट 3 उसके अपर फेस में आ जाए, ऊपर जो आ जाए वो 3 आ जाए। तो 3 एक तरीके की इवेंट हुई कि नहीं हुई? अरे 3 आना एक तरीके की इवेंट तो हुआ ना। और 3 या 3 कहाँ से आ रहा है? सैंपल स्पेस से तो आ रहा है। तो जो इवेंट होती है वो सबसेट होती है किसकी? सैंपल स्पेस की। या हम ये कहते हैं कि नंबर 5 आ जाए अपर फेस में, तो नंबर 5 ये भी एक इवेंट है, वो भी कहाँ से आ रहा है? सैंपल स्पेस से।
तो चीज़ क्लियर हो गई। तो इवेंट हम लोगों ने बात करी, इवेंट क्या है? इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस।